गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लाइट के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम इमेज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का केस, जो कि बहुत सिंपल सा केस है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में हम बेसिक लॉज का ही यूज करेंगे। जो दो लॉज हमने पढ़े थे, फर्स्ट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड सेकेंड इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इन दोनों लॉज का यूज करके हम यहाँ पर इमेज बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक मिरर लिया। इस मिरर से हमें ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है, दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनमें से किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेते हैं। तो हम बी पॉइंट की इमेज बनाते हैं। तो इस बी से निकलने वाले इनफाइनाइट रेज में से कोई भी दो रेज जहां भी रिफ्लेक्शन के बाद मीट करें या अपियर टू मीट हो, तो वहां इमेज बन जाएगी। तो कोई भी दो रेज ले लेते हैं। सपोज एक रे में सीधी डाल देता हूँ। ये रे, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन डालू, दैट इज नॉर्मल। तो इसका मतलब ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। और जैसा कि हमने देखा था, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल आई कितना होता है, 0। और अगर एंगल आई 0 होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू 0, तो एंगल आर भी 0 होगा। और एंगल आर 0 होने का मतलब है कि ये रे वापस लौट जाएगी इसी बात। दूसरी रे सपोज मैं इस पॉइंट पर डाल देता हूँ, और ये सपोज नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो एंगल आई थीटा हो जाएगा, इसका मतलब एंगल आर भी थीटा हो जाएगा, और सेम एंगल बनाती हुई रे इधर की तरफ चली जाएगी, सेम एंगल थीटा में परफॉर्म करेगी। तो ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, इन दोनों को इधर और इधर तो मिल नहीं सकती, तो इनका प्रोजेक्शन जो है वो पीछे की तरफ जाकर मिलेगा। और इस तरह से हमें यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। एक्चुअली हमने बी की इमेज बनाई है, दैट इज बी डैश। इन द सिमिलर फैशन हर पॉइंट की इमेज बनाते जाएंगे तो हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड इमेज मिल जाएगी। यहाँ पर हम बहुत सिंपल ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं, जिससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी सेम इन केस ऑफ प्लेन मिरर। दिस वन इज इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस केस में u का और v का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सिंपल अगर हम देखें तो ये लाइन रे इसके पैरेलल जा रही है, इसका मतलब ये अपने पास इसकी हाइट, इसको हम एच डैश से बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज को। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सपोज हम एच से बोल दें, तो इस केस में एच डैश इक्वल टू एच होगा। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, पहला केस। दूसरी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखता हूँ, तो इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, ये वाला 90 है और इसमें ये वाला 90 है। तो इसका मतलब इसके तीनों एंगल्स बराबर होंगे। दूसरी बात, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो बाकी सारी साइड्स भी सेम होंगी। बाकी सारी साइड्स सेम है, इसका मतलब u इक्वल टू वी हो जाएगा। तो हम आसानी से ये चीज ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं दैट u इक्वल टू वी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू। नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो चीजें तो हमें पता चल गई, दैट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, प्लेन मिरर केस में। ठीक है, इसके अलावा जो हमें इमेज मिल रही है वो एक्सटेंशन से मिल रही है, इसका मतलब हमें कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो उस केस में हमें एक और प्रॉपर्टी इसमें मिलती है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ जैसे जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे एम्बुलेंस है, तो इस केस में वो एम्बुलेंस की जो वेन होती है उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो मिरर है वो हमें उल्टी इमेज शो करता है। अब आगे से इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं,
प्लेन मिरर के सामने मैं अपना राइट हैंड लेके खड़ा हो जाऊं, ठीक है, राइट हैंड को सीधा करके और फिर खड़ा हो जाता हूं, तो उस केस में मुझे जो इमेज में दिखाई देगा वो मेरा लेफ्ट हैंड सीधा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया और राइट साइड जो है वो इमेज का लेफ्ट साइड बन गया। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर एंड द नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। सबसे पहली बात आती है स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर है बेसिकली, अगर मैं किसी भी होलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट कर दूं तो दैट विल बी ए स्फेरिकल मिरर। जैसे अगर मैं स्फेरिकल का एक छोटा सा पार्ट कट करता हूं और उसे सामने से देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। इसमें जो आउटर बल्जिंग सरफेस है दैट इज नोन एज कन्वेक्स सरफेस एंड इनर सरफेस इज नोन एज कॉनकेव सरफेस। अगर मैं आउटर सरफेस पर कोटिंग कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस पर कोटिंग कर देता हूं तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कॉनकेव नेचर की होगी और इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो दिस वन इज कॉनकेव मिरर। इसे हम पॉलिश सरफेस भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अगर मैं कॉनकेव सरफेस पर कोटिंग कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स नेचर की होगी, तो इस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो जाएंगे। अब इन स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म इसके अंदर आती है दैट इज पोल। पोल या इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, वी से इसको डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में से ओ से भी मिलेगा। तो पोल या वर्टेक्स होता क्या है? इट इज बेसिकली द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, पोल और वर्टेक्स। ठीक है, अगर मैं किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पार्ट पर एक पॉइंट ड्रॉ करूं तो दैट विल बी नोन एज पोल और वर्टेक्स। एंड द नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम बाय डेफिनेशन बोलें तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब अगर हमने जिस स्फीयर से मिरर को काटा था, सपोज मैंने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया, एक मिरर बनाया, ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा जिससे आपने इसको कट किया था, तो उस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल या वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। You can also define that radius of the curvature is radius of the sphere of which the mirror is a part. Next is principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाले एक एक्सिस ड्रॉ करूं तो दिस एक्सिस विल नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक्सिस अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी इस केस में। नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होगा? जिस भी सर्किल से आपने कट किया है ये कर्वेचर जो है, इस कर्वेचर की रिम अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, जो 3D में थोड़ा सा आपको अज्यूम करना होगा, तो ये जो रिम है दैट इज नोन एज अपर्चर। द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, ये रिम अपने को साइज ऑफ द मिरर बता देगी, दैट इज नोन एज अपर्चर। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं यूजुअली। प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस होता है अगर मैं किसी भी मिरर पे पैरेलल बीम डालूं, पैरेलल एंड पैराक्सियल बीम अगर किसी मिरर पे डालूं तो वो जहां पर मीट करेगी या अपीयर टू मीट होगी, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सपोज ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया और इस कॉनकेव मिरर पर पैरेलल रेज डाल दी विच आर ऑल्सो पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस एंड ऑल्सो पैराक्सियल टू। पैराक्सियल का मतलब होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पास वाली रेस को ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये पैराक्सियल रेस जहां पर भी जाके मीट करेंगी या अपीयर टू मीट करेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। तो ये होगा अपने पास प्रिंसिपल फोकस। नाउ अनदर डेफिनेशन इज दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को यूजुअली हम स्मॉल एफ से बताते हैं। फोकल लेंथ क्या होगी? फोकस एंड पोल या वर्टेक्स,
इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ मिरर। ठीक है, स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये रिलेशन होता है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एक और डेफिनेशन आती है, दैट इज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? जैसा कि हमने देखा था, द रेज विच आर पैरेलल एंड पैराक्सियल टू द ऑप्टिक एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट इज फोकस। ठीक है, लेकिन एक और चीज होती है कि अगर रेज आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो फोकस नहीं होगा, बल्कि वो फोकल प्लेन पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, ऑल्दो उसकी भी डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकल लेंथ के बराबर ही होगी। कैसे? एक्चुअली फोकल प्लेन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो अगर मैं इस लाइन के अलोंग कोई प्लेन ड्रॉ करूं तो दैट प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। ये फ्रंट व्यू हो गया उस फोकल प्लेन का। तो अगर मान लो सपोज रेज जो है वो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इस तरह से आके रेज गिर रही है, इस तरह से आके रेज गिर रही है सपोज, तो उस केस में ये रेज फोकस पर नहीं मिलेंगी बल्कि फोकस से गुजरने वाले इस प्लेन पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस होगी वो भी फोकल लेंथ के बराबर ही होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर रेज आपस में पैरेलल है तो उनकी इमेज डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ के बराबर होगी। ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या होता है, रेज आपस में पैरेलल कब होंगी? यूजुअली इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जिसे हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, तो उस केस में जो रेज हैं वो पैरेलल आती हैं। ठीक है, और उनकी जो रेज की जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनती है वो फोकल प्लेन या फोकस पर बनेगी। ठीक है, अगर आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकल प्लेन पर बनेगी, बट अगर आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है तो उस केस में फोकस पर बन जाएगी, फोकस भी फोकल प्लेन पर ही होगा। ओके, थैंक यू।